नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या है। तो आज सबसे पहले राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा प्रदेश भर में ओबीसी वोटरों के इकट्ठे कराए गए आंकड़े हैं, उसकी खबर की छानबीन करेंगे। उसके बाद प्रदेश सरकार के द्वारा युवा इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर ठेकेदार बनाने वाली खबर की खोजबीन की जाएगी। फिर राज्य सरकार के द्वारा 12 नए सहकारी संघों का गठन करने वाली खबर की जानकारी देंगे। और इस प्रोग्राम के अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स का रोचक किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 44 और ग्रामीण इलाकों में 48% ओबीसी वोटर हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों से ओबीसी वोटरों का आंकड़ा जुटाया है। प्रदेश की विधानसभा की अनारक्षित सीटों पर चुनाव जीते ओबीसी वर्ग के नेताओं की जानकारी जुटाने में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग लगा था। आयोग द्वारा इकट्ठी की गई ओबीसी वोटरों की जानकारी लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में खासी उपयोगी साबित होगी। ओबीसी वोटरों को लुभाने और उनके लिए योजनाएं बनाने में खासी मदद मिलेगी। इन आंकड़ों के आधार पर चुनाव में जीतने के लिए रणनीति बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। यही कारण है कि ज्यादातर राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटरों की जानकारी इकट्ठी करने के दौरान यह खुलासा भी हुआ कि ओबीसी वर्ग की ज्यादा रुचि स्वरोजगार योजना में नहीं है। दुकान, ठेकेदारी, छोटे व बड़े उद्योगों में इस वर्ग की भागीदारी कम है और सरकारी नौकरियां आसानी से सुलभ नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में आदिवासी की लगभग 23% आबादी है। आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 सीटें सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा की 82 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है। इसी वजह से आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर खींचतान रहती है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने के मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर भी इसी मुद्दे पर अभी तक बयानबाजी हो रही है। इधर आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इनके हित में कई योजनाएं बनाकर संचालित की है। राज्यपाल भी आदिवासी बस्तियों का लगातार दौरा कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और आदिवासियों के घरों पर भोजन भी कर रहे हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। प्रवीण जी, मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 44% और ग्रामीण क्षेत्रों में 48% ओबीसी के वोटर हैं। ये आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा इकट्ठे कराए गए थे। क्या यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं? देखिए उमेश जी, जो वर्तमान परिदृश्य बना हुआ है देश और प्रदेश की राजनीति में, उसमें इस समय सबसे ज्यादा बिकने वाला शब्द हो गया है ओबीसी जी। चाहे वो चुनावी माहौल हो, चाहे गैर माहौल हो, या चाहे चुनावों की तैयारी हो, उनमें आज जो चल रहा है, और चाहे मीडिया हो, मीडिया के लिए भी जो है ओबीसी एक सबसे ज्यादा चलने वाला और बिकने वाला शब्द आज की ये बना हुआ है। इसकी वजह भी है क्योंकि आने वाला चुनाव निश्चित रूप से शिवराज जी ने कहा कि 51% आबादी है ओबीसी की मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा उन्होंने फेंका है। न केवल आंकड़ा बल्कि एक मुद्दा है। ये आने वाले जो चुनाव है उसकी दशा और दिशा को तय करेगा। आने वाले में प्रत्याशियों का भाग्य तय करेगा और कई रणनीति जो बनेंगी, जो घोषणा पत्र बनेंगे, सब कुछ अब ओबीसी पे आधार देने वाला है। जिससे उत्तर प्रदेश में देखा गया है, भाजपा ओबीसी को लेकर चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पे भी ओबीसी को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने ये कार्ड खेला है, ये ट्रम्प कार्ड है जो आगे भी खेला जाएगा। ये मेरी प्रवीण जी, ज्यादातर राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि विकास की योजनाएं बनाना आसान होगा
या वोट बैंक का पता चल जाएगा तो उसको साधना ज्यादा आसान होगा? जी एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि देश में जो है 55% लोग जो वोटर हैं वो अपनी जाति देख के वोट करते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में 65% है कि मतलब 65% वोटर जो है अपनी जाति देख वोट डालते हैं और जो उनकी जाति का आदमी होता है उसको ही वोट देते हैं। तो ये सर्वे ये एक हर राजनीतिक दल को हिलाने वाला और उनकी ओर आकर्षित करने वाला सर्वे है। यही वजह है कि अब आने वाले इसमें सारी बातें जाति को देख के दी जाती हैं, जातिगत आधार पर बनाई जा रही है। विकास के कार्य भी जहाँ ज्यादा वोटर हैं इस जाति को उसको भी प्रमुखता दी जाती है, मंच पर बुलाया जाता है। जो चेहरे होते हैं वो उसी जाति को इफेक्ट करने वाले चेहरे होते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि आने वाले समय में अब जो विकास योजना भी बनेगी उसमें भी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण देखे जाएंगे कि जाति को आप कितने ज्यादा कौन सा सेट कर पाता है, उसको देखते हुए ही बात की जाएगी। चाहे वो इलेक्शन हो चाहे सरकार में बैठे हुए लोग, दोनों जगह से सत्ता पक्ष से भी और अपोजिशन से भी इसी तरह की प्रयास किए जाएंगे। और हर जाति में घुसने के लिए उनके जो मास्टर पर्सन होंगे, मास्टर की होंगे, जो चर्चित चेहरे होंगे उस समुदाय जाति के, उसको आगे किया जाएगा। उनको लेके ही जो है पूरी बातें की जाएंगी। प्रवीण जी, ऐसा नहीं लगता आपको ये सब घटनाक्रम देख के कि अब पूरी जो राजनीति है वो ओबीसी, दलित और आदिवासी के वोट बैंक के आसपास ही घूमती हुई दिख रही है? देखिए, जो बात जंग से आरक्षण को लेके मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लड़ाई चली है, सड़क से लेकर सदन तक जो संघर्ष चल रहा है राजनीतिक दलों का, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, उसमें केवल जाति पे आधारित रह गया है। और अब सारी योजनाएं भी उसी के देखते हैं, उनके कल्याण के नाम पे, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इनके विकास के नाम पे सारा खाका खींचा जा रहा है। तो विकास की योजनाएं बन रही हैं, उन्हीं पे आधारित बन रही हैं, उनको आगे रख के की जा रही है। मतलब हर आदमी उन जो वोट बैंक बना के उनको केस कराने की कोशिश में हर दल लगा हुआ है। और यही परिणाम है आने वाले समय में भी जो ज्यादा होगा। जितनी बात कास्टिज्म से बचने की जा रही है उसको उतना ही बढ़ावा आज आजादी के 70 साल बाद देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये राजनीतिक मजबूरी कहें या सभी को अपनी सत्ता में आने की होड़, सभी जन होड़ में लग गए। क्योंकि प्रवीण जी, अभी आपने भी देखा होगा कि 14% से बढ़ा के 27% ओबीसी का आरक्षण किया गया। इसके अलावा आदिवासियों के लिए आप देखें, आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए राज्य सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, चाहे वो उनके दरवाजे तक अनाज पहुंचाने की बात हो या और भी दूसरी जुड़ी हुई बात हो। इसी तरह दलितों को भी अभी साधने के लिए लंबे समय से बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं सभी दलों के द्वारा। सत्ताधारी जो दल है वो हमेशा योजना बनाता रहता है। तो आने वाले दिनों में भी इन्हीं जो ओबीसी, दलित और आदिवासी, इसी का वर्चस्व दिखाई देगा राजनीति और बाकी सभी जगह, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा है तीनों का। बिल्कुल, आप बात करें तो जो है 35 जो अधिकांश सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 35 सीटें एससी के पास जाती हैं। आरक्षित सीटों की संख्या भी लगभग 48 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अच्छी सीटों का खेल है ये। फिर ओबीसी बहुल सीटें अपने अलग वजूद रखती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो बात आप कह रहे हैं उससे अलग राजनीति जाएगी। आने वाला समय पूरा इन्हीं पे केंद्रित रहेगा। ये दूरी का काम करेंगी एससी, एसटी, ओबीसी जो है वो अब इन्हीं को बंटवारे, इन्हीं को लेके कौन से दल किसको अधिक चेहरे, किस दल के किस जाति के चेहरों को अधिक मौका देता है, इसमें होड़ लगी रहेगी। और उन्हीं जाति वर्गों से बड़े चेहरे निकालने की कोशिश होगी अगले साल होने वाले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में। और इसका एक झलक दिल्ली से भी देखा गया है कि 51% ओबीसी आरक्षण की लड़ाई 27% करने के लिए कहां तक बात गई है। सुप्रीम कोर्ट तक सभी दल लगे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हर दल इसकी श्रेय लेने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाजपा ने कर दिया, देख लिया तो कांग्रेस पीछे रह गया। कांग्रेस भी इस बात को दिखाना चाह रही है, श्रेय देना चाह रही है कि 27% आरक्षण हमने किया है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले चुनाव में जातिगत आधार बहुत बड़ा एक आधार होगा। प्रवीण जी, ये जो आदिवासी और दलित का आरक्षण तो तय है कि कितना कितना दिया जाना है। ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 कर दिया। तो राजनीतिक दल जब आरक्षण देने की बात करते हैं या वोट बैंक को अपने रिझाने की बात करते हैं,
तब संविधान में जो प्रावधान है वो सारी जो सीमा रेखाएं हैं उसको लांघ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण बढ़ा के दिया जा रहा है सभी, तो जो तय सीमा है उससे तो काफी ऊपर जा चुके हैं। तो ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि या केवल एक ध्येय होता है कि कैसे भी एन केन प्रकरण वोट बैंक को रिझाया जाए, उनके मन मस्तिष्क में ये बात पहुंचाई जाए कि हम सबसे बड़े उनके हितैषी हैं। पूरा खेल ही वोट बैंक को रिझाने का, लुभाने का चल रहा है। जो उनकी संख्या, अगर मतदेश की बात करें तो 51% बताया गया, शिवराज जी ने तो डिक्लेयर किया कि, और उसको लेकर घेराबंदी की गई कांग्रेस की कि उनको ये नहीं पता कि कितनी आबादी है ओबीसी की। और ओबीसी का आप देखें कि हर जगह मत दिया जा रहा है। तत्काल सरकार ने सबसे पहला जो बना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो बोर्ड बनाया उसमें बनाया गया, इसको प्राथमिकता दी गई। फिर नीट के एग्जाम में ओबीसी आरक्षण बढ़ा के कर दिया गया, ये राष्ट्रीय स्तर से कदम उठाया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल अब इस पीछे रहेगा, चाहे दिल्ली से हो चाहे मध्य प्रदेश से हो। सत्ता पक्ष जो है इस प्रयास में लगा हुआ है। जहाँ तक संविधान की बात है 50% की सीमा थी और अब उसको बढ़ाने के प्रयास संसद से ही होना है। तो अब दिल्ली में बात जाएगी और सभी राज्यों से मुझे लगता है कि प्रस्ताव बनाते हुए इस दिशा में भले रिजल्ट कुछ भी निकले पर कवायद पूरी की जाएगी। दिखाया जाएगा कि इस वर्ग को, ओबीसी का जो बड़ा वोट बैंक है उसको लिवाने के लिए अब 70% आरक्षण का जो बार है वो आगे भी दिखाया जाएगा। प्रवीण जी, वोट बैंक के लिए तमाम तरह की घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि योजनाओं का जब क्रियान्वयन होता है, धरातल पर वो आती हैं, तब उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे भी हाल फिलहाल में एक जो है वो बहुत चर्चित है कि पिछड़ा वर्ग के छात्र जो हैं उनकी जो छात्रवृत्ति मिलना है वो पिछले कई सालों से नहीं मिली। ये विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और आजकल खासा चर्चा में है। तो क्या बात है कि योजनाओं के क्रियान्वयन पर उतना ध्यान नहीं रहता, बस शुरुआती घोषणा करके और उसके बाद भूल जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल चुनावी लाभ के लिए, फायदे के लिए इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। हर वर्ग के लिए अलग अलग जो है कास्ट वाइज घोषणाएं तैयार की जाती हैं, घोषणा पत्र में उनको शामिल किया जाता है। उन जाति वर्गों से उनके बीच में सर्वे कराने के बाद उनके लिए योजनाएं ढूंढी जाती हैं, बड़े बड़े स्थान बनाए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वहां से, चाहे किसी भी वर्ग के हों, युवा हों, महिलाएं हैं, सबको ध्यान में रखते हुए हर दोनों दल, चाहे अपोजिशन के हों चाहे सत्ता पक्ष में हों, बीजेपी कांग्रेस, सभी इस बात का अध्ययन करवाते हैं। उन वर्गों के लोगों से बीच के सुझाव लिए जाते हैं, फिर घोषणा पत्र बनता है और सत्ता में रहते हुए भी अनेक तरह की घोषणाएं हो जाती हैं। लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं की हवा निकल रही है लगातार। जो अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया स्कॉलरशिप का, जो एक बड़ा मामला है, स्टूडेंट बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं, उनके पढ़ाई रुक रही है, उनकी जो फीस जमा नहीं हो पाई तो बीच में पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई है। ये कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल रहा है और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में जरूर ध्यान देगी और इस मौका नहीं देगी कांग्रेस को कि वो चुनाव में इसका फायदा उठा पाए। उसके पहले स्कॉलरशिप बांटने का काम भले किस्तों में बटे और या फिर उनकी एडमिशन करा दी जाए, उनके एग्जाम में शामिल करवा दिया जाए। तो इस तरह